हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम न्यू पैटर्न पर आधारित केमिस्ट्री के कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आपको प्रीवियस ईयर के अगर तुलना में देखेंगे तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अब की बार से मैच बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, पैटर्न सेम होगा बट बहुत सारे चैप्टर अब की बार क्या है हटाए हैं। ठीक, 4 से 5 चैप्टर हटा दिया गया है तो भाई हमारा जो पेपर होगा एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर होगा। तो किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, सारी चीजों को अपन आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर होगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की बात करें बच्चों, शुरुआत इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगी और जिसमें फिजिक्स की तरह ही 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी केमिस्ट्री में भी 6 बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्टिंग में होंगे और ये बहुविकल्पी प्रश्न पूरे के पूरे एकदम ठोस वाले होते हैं। इसलिए भाई ये तो आपको 6 नंबर समझो फ्री के मिलते हैं। बस आपको भाई क्या है, थोड़ा ध्यान देना है कुछ चीजों का। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले का कि एस्कार्बिक अम्ल कौन से विटामिन से प्राप्त होता है। एस्कार्बिक अम्ल कौन से विटामिन से हमें प्राप्त होता है, विटामिन ए या फिर विटामिन बी या विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए बच्चों, ये विटामिन वाला चैप्टर भी मतलब विटामिन वाला टॉपिक, चैप्टर तो पहले था लेकिन टॉपिक अब की बार ये नया जोड़ा गया है। इसके पहले विटामिन को हटाया था। तो विटामिन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर आपके 3 नंबर वाला भी बन सकता है, 4 में मतलब लॉन्ग में भी बन सकता है। ठीक, चलिए पहले समझ लेते हैं, एक बार फिर से एकदम ताजा कर देते हैं बच्चों। जो सारे विटामिन हमने बताया था, विटामिन ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई के सारे विटामिन को हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था। अगर आपको पता हो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का है बच्चों रेटिनॉल। रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है बच्चों, तो विटामिन बी का होता है थायमीन। विटामिन सी का क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन जो डी होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है बच्चों, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या होता है, तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और उसके बाद विटामिन के क्या होता है, फिक्वेनोन होता है। एक तो ऐसे फिक्वेनोन या फिलिक्वेनोन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक, तो ये विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम है। देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा मतलब विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत व रासायनिक नाम पूरा डिटेल्स में जब कहेगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। विटामिन के नाम तो समझ में आ गया भाई, ठीक है ना, कि ये है। अब ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक अगर आपको याद हो बच्चों, तो ट्रिक हमने बताया था आपको भाई, वन शॉट वाली अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, लास्ट वाला चैप्टर का जैव अणु वाला। इसमें बताया था बच्चों एक ट्रिक, रथ एक टॉफी। तो है ना भाई, ये क्या है, रा से रेटिनॉल हो गया, था से थायमीन हो गया, ए से एस्कार्बिक एसिड हो गया, ठीक है, ए से क्या हो गया, एस्कार्बिक एसिड। अब उसके बाद का से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। टो से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो गया, फिक्वेनोन या फिक्वेनोन। तो रथ एक टॉफी, ये एक ट्रिक है बच्चों, विटामिन के नामों को याद करने की एक ट्रिक है, इनके रासायनिक नामों को याद करने की। क्लियर। और बाकी इसको रोग को भी बताया है, रोग को समझना है तो पूरा ट्रिक मतलब उसको भी ट्रिक बताया है, इसलिए वन शॉट वाली एक बार देख लेना। तो भाई विकल्प क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। तो बच्चों इस हिसाब से भाई विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, सबके रासायनिक नाम याद होना चाहिए भाई, हर एक सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा तो आप आराम से इजिली कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि मोल प्रति लीटर, या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या फिर प्रति सेकेंड, या फिर कह रहा है कि प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बच्चों, पूछ किसका रहा है, शून्य कोटि। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है उसके लिए फार्मूला k बराबर x अपान टी। क्लियर, ये फार्मूला होता है।
है ना। अब इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे x क्या है, दर को दर्शाता है। दर अभिक्रिया की दर को कैसे मापते हैं, मोल प्रति लीटर में। तो भाई ये इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकंड में। तो भाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, अगर इसको लिखेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में भी दे सकता है। भाई जिस हिसाब से विकल्प रहेगा, मिनट में रहेगा तो मिनट वाला हम देखेंगे, नहीं तो इस हिसाब से भाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए किसी में तो वही पूछ लेगा कि ये आपका प्रथम सोनी कोटि की अभिक्रिया, तो किसी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पूछ सकता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भी वेग स्थिरांक का मात्रक जानना जरूरी है बच्चों। अगर हम बात करें तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो इसमें k बराबर होता है 2.303/t होता है और log बेस 10 और a/a-x होता है। क्लियर भाई, इतना तो आपको भी पता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर देखें बच्चों, एक चीज ध्यान देना, तो 1 समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा और ये a क्या है, सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक भी यहां कितना होगा, यानी मोल प्रति लीटर। कितना आएगा, तो भाई मोल प्रति लीटर आएगा। ये t समय के बाद सांद्रता है तो कुछ भी हुआ भाई मोल प्रति लीटर ही तो रहेगा, मोल प्रति लीटर। तो ये तो पूरा कट गया, 1/सेकंड है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं इस तरह से, सेकंड इनवर्स 1, या फिर इसको प्रति सेकंड। क्लियर, याद रखना प्रति सेकंड लिख सकते हैं या फिर मोल प्रति प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, प्रति सेकंड में आए या फिर प्रति मिनट जिसमें रहेगा, और ये रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समझ में आया। तो भाई कुछ भी दे हमको नहीं घबराना है बच्चों, हमको तैयारी करके जाना है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा। आपके ऑप्शन है कि आर आई, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह। एल्किल समूह में हमने बताया ना, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो मतलब ये सब एल्किल ग्रुप आते हैं। तो इसमें कह रहा है आर आई, आई आयोडीन है, Cl क्या है, क्लोरीन है, Br क्या है, ब्रोमीन, मतलब ये हैलोजन तत्व। तो कह रहा है कि आर आई इज ग्रेटर देन आर Cl इज ग्रेटर देन Rbr। ठीक, और दूसरा विकल्प दिया है बच्चों, Rbr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन Ri। भाई ये हो गया। तीसरा कह रहा है Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl, और यहां पे RCl इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर Ri। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो घटते क्रम में अगर हम देखें बच्चों, तो सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, तो भाई ये इसका घटता क्रम है। क्लियर, क्या हो जाएगा, ये घटता क्रम हो जाएगा। ठीक, तो ये एल्किल हाइलाइडों के क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई ऑप्शन आपके हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या फिर एमिनो एसिड। तो बच्चों ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है, 1 डिग्री, ठीक, यानी प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। समझ में आया। इसमें क्या होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी इसमें प्राथमिक एमीन से रिलेटेड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वियोजन के लिए वांट हाफ गुणांक यानी आई का मान क्या होता है। तो भाई वियोजन के लिए वांट हाफ गुणांक आई का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या देखिए, ये पहले वाले चैप्टर विलियन वाले चैप्टर से है, वांट हाफ गुणांक नया आपकी बार ऐड हुआ है टॉपिक। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें आई इज लेस देन 1 या फिर आई इज ग्रेटर देन 1 या फिर आई इज इक्वल 1 या फिर आई इज इक्वल 0। कौन सा होगा बच्चों। तो वांट हाफ गुणांक में भी हमने जब पढ़ाया था तो बताया था, तो आई इज ग्रेटर देन 1, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक से अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, विकल्प आपके हैं भाई सोडियम क्लोराइड
अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, मतलब इसमें कह रहा कौन सा होगा, NaCl होगा या फिर अमोनियम नाइट्रेट होगा यानी NH4NO3, या फिर कह रहा है बच्चों यूरिया होगा NH2CONH2, या फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3। पूछ रहा है कि भाई इसमें कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो भाई NaCl, अगर इसको जल में घोलेंगे तो भाई Na+ में Cl- में टूट जाएगा। NH4NO3, इसको भी जल में घोलते हैं NH4 अमोनियम आयन में, धनात्मक आयन में टूटेगा, NO3 जो नाइट्रेट है वो ऋणायन में। नाइट्रिक एसिड में भी H+ में टूट जाएगा, NO3-। बट बच्चों यूरिया की बात करें तो ये वैद्युत अपघट्य नहीं बल्कि ये वैद्युत अनपघट्य है। इसको अगर जल में घोला जाए तो इसका अपघटन होगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये जल अपघटित नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे जल अपघटित में कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें तो C6, H12O6 ग्लूकोज हो गया आपका। उसके बाद तो भाई एक तो यही है NH2CONH2, ये भी बच्चों क्या है, वैद्युत अनपघट्य है। और उसके बाद शर्करा हो गया C12H22O11 शर्करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैद्युत अनपघट्य। ये वैद्युत अनपघट्य है। ठीक, क्या है ये, सबके सब वैद्युत अनपघट्य हैं, अपघट्य नहीं बल्कि वैद्युत अनपघट्य हैं। ठीक, समझ में आया। तो भाई ये क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है यानी वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। इसमें फिजिक्स की तरह 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल ऑब्जेक्टिव वाले ही 1 नंबर के पूछे जाते हैं, बाकी इसमें नहीं पूछा जाता है। अब यहां से बात करें बच्चों तो इसमें सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे, और इसमें जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपके 2 में भी का, खा, गा, घा करके 4 क्वेश्चन होंगे, और तीसरे क्वेश्चन में भी का, खा, गा, घा करके 4 क्वेश्चन होंगे। यानी इस तरह से 8 गुना 16 नंबर के ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों की प्रतिपरासरण क्या होता है, इसका एक उपयोग, मतलब इसका उपयोग भी लिखना है। प्रतिपरासरण की बात कर रहा है, तो परासरण क्या है, प्रतिपरासरण क्या है, दोनों समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और विलियन वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो परिभाषा में तो सबसे ज्यादा भाई यही परिभाषा जब भी आया है, केवल परासरण। 2023 में भी 2 से 3 सेट में आया था, 22 में भी आप देखोगे तो पूछा गया था। तो प्रतिपरासरण और परासरण को पहले हम समझ लेते हैं, दोनों को। ठीक, दोनों को समझ लेते हैं। ये एक क्या है, अर्धपारिगम्य झिल्ली, इसको बोलते क्या बच्चों, अर्धपारिगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारिगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि इधर जो विलायक है, कोई विलायक है, इसमें कोई विलायक है, और इस विलायक का कम सांद्रता से, मान लेते हैं इधर क्या विलयन जो है उसकी सांद्रता कम सांद्रता है, कम सांद्रता, और इसकी क्या है इधर ये अधिक सांद्रता है। ठीक, अब समझिएगा कि परासरण किसे कहते हैं। तो विलायक के अणुओं का, विलायक मतलब कोई लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जैसे हो गया भाई दूध हो गया, शहद हो गया, शहद सॉरी कह रहे हैं, शहद नहीं होगा, शहद में तो भाई उसमें मिक्स रहता है, मतलब जैसे पानी हो गया, विलायक है। ठीक, तो विलायक का अर्धपारिगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है, इसका बहाव भाई क्या है, इस तरफ से इस तरफ अगर है तो इसे कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक, यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारिगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह या बहाव ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण। अब परासरण के अलावा भाई इसमें अब पूछ रहा है कि भाई प्रतिपरासरण क्या होता है, ये तो परासरण हो गया, तो भाई इसी का उल्टा कर दीजिए। विलायक के अणुओं का आपकी बार क्या करेंगे, अर्धपारिगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो प्रवाह हो जाएगा बच्चों, अब ये वाला जो प्रक्रिया हो जाएगा इसको बोलते हैं प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण।
क्लियर हो गया। तो भाई परासरण में हमने क्या बताया कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है वो संपरासरण कहलाता है। बट अब की बार क्या होगा बच्चों की अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की ओर जो विलायक का प्रवाह होता है, विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, उसको अपन कहते हैं प्रतिपरासरण, क्योंकि भाई ये प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है। अब यहां पर बच्चों एक चीज और पूछा जाता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है? तो भाई इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इस विलायक के अणुओं पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा मतलब जो क्या होता है, विलायक के अणुओं पर लगाया गया न्यूनतम दाब ही कहलाता है परासरण दाब। अब परासरण दाब की बात करें बच्चों तो परासरण दाब के लिए फार्मूला होता है पाई बराबर CRT, या फिर बच्चों पाई बराबर इसी को CST के रूप में लिखते हैं, या इसी को पाई बराबर N/VRT, मतलब जहां जब जरूरत हो न्यूमेरिकल भी इस पे बनता है, या फिर पाई बराबर बच्चों W/M/VRT। ठीक, मतलब इसके कई फार्मूले होते हैं। ये पूरा का पूरा परासरण हो गया। अब भाई इसका उपयोग पूछ रहा है तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल प्राप्त करना, जो समुद्री जल को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इसके द्वारा, और दूसरा है जो भाई जल को पेययुक्त बनाना, जल को पेययुक्त बनाना, पेययुक्त यानी पीने लायक बनाना, ये भी इसी प्रक्रिया पे होती है। ये सारी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, किस पर? परासरण पर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है कि 24 अंश सेल्सियस पर, ये 24 अंश सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। तो कह रहा है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है आपको, विलयन की क्या करना है? सांद्रता ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों 24 अंश सेल्सियस दिया है, इसका मतलब ये किसका मान? टेम्परेचर दिया है। कितना? ये दिया है 24 अंश सेल्सियस। कितना अंश सेल्सियस में है? तो इसको सबसे पहले हम बदल लेंगे भाई किसमें? केल्विन में, क्योंकि बिना केल्विन में लगाएंगे ही नहीं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 प्लस 273, 273 जब हम ऐड करेंगे केल्विन में बदल जाएगा। तो भाई कितना? 4 3 7 है, 2 9 है, 297 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब आगे देखते हैं जरा क्या दिया है भाई। आगे कह रहा है कि इसका जो परासरण दाब है, पाई का मान, पाई भाई परासरण दाब होता है, इसका मान 2.5 है। तो विलयन की सांद्रता बोले तो C का मान जो है बच्चों, C का मान पूछ रहा है। तो भी फार्मूला क्या बताया इसके पहले ही, पाई बराबर CRT, ये फार्मूला अप्लाई होगा। पाई बराबर CRT। अब C क्या है बच्चों? सांद्रता है। R क्या है? गैस नियतांक है। तो बच्चों R का मान तो कांस्टेंट होता है भाई, R का मान कितना होता है? 0.0821 इतना होता है। अब T का मान दिया है, तो भाई अब हम करेंगे क्या? अगर इस फार्मूले को पक्षांतर कर देंगे तो भाई C चाहिए, C बराबर हो जाएगा पाई अपान RT बच्चों। अब डायरेक्टली इसी पर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो C बराबर क्या? पाई का मान 2.5 हो गया, और नीचे R और T है, RT इधर देख लेते हैं। पाई का मान 2.5 और नीचे R का मान 0.0821 गुणे T का मान कितना है? 297 है। अगर हम देखेंगे तो लगभग ये 3 से 3 8 24, मतलब अगर नीचे हम 24 के करीब मानेंगे, ऊपर 25 है, तो भाई 2 बार तो जाएगा नहीं, कतई नहीं जाएगा बच्चों। तो ये सीधा सीधा मतलब ये कट करके लगभग ये पूरा जब इससे कटेगा तो ये लगभग 0.1 आएगा। अब उधर कुछ भी आ सकता है, 0.1 के बाद कुछ भी आ सकता है। इतना क्या होगा? ये मोल प्रति लीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों C बराबर होता क्या है? N/V होता है भाई। N मोलों की संख्या है, तो मोल प्रति आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा? ये लीटर में रहेगा, तो मोल प्रति लीटर में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? मजेदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेर्नस्ट समीकरण को लिखना है। नेर्नस्ट समीकरण को लिखना है। तो बच्चों देखिए नेर्नस्ट समीकरण क्या होता है। अगर हम बात करें तो किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव
मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा जो विलयन की सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाला जो समीकरण होता है वही क्या कहलाता है? नेरनस्ट समीकरण कहलाता है। मतलब वह समीकरण जो मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच को बीच के संबंध को बताता है उसे बोलते हैं नेरनस्ट समीकरण। अब जो नेरनस्ट समीकरण होता है बच्चों वो होता है E बराबर E नॉट, या E सेल बराबर E नॉट से लिखते हैं माइनस का 2.303 RT अपान NF, ये होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहां पर log बेस 10 1 अपान MN पे प्लस चार्ज यानी धातु आयन। ठीक है, ये अब बाकी दोनों दिए रहते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में चलता है, ऊपर ऑक्सीकरण नीचे अपचयन। ठीक, ये चीज होता है। या इसी को देखो, आपको न्यूमेरिकल में इसके पहले बताए थे वीडियो में 0.0591/2 हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब सब पूरा का मान पूरा का पूरा मान रख देते हैं तो वही चीज आता है। तो ये रहा नेरनस्ट समीकरण। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सैंबल है। सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई इनके प्रतीक पूछा जाता है कि E क्या है, E नॉट क्या है। ठीक है, E नॉट क्या है। अब उसके बाद यहां पर भाई फिर R क्या है, ये सब बेहद जरूरी होता है। R के अलावा इसमें T क्या है, T हो गया। T के अलावा भाई N क्या है, एक F क्या है, और F के अलावा ये जो MN, तो सबका अर्थ बेहद जरूरी है। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। E इलेक्ट्रोड विभव। E नॉट क्या है? E नॉट है। E नॉट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है? तो R गैस नियतांक है बच्चों, गैस नियतांक। R क्या है? गैस नियतांक है। T क्या है? तो T है भाई परम ताप, परम ताप है। अब उसके बाद N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। F क्या है? फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक है। अब उसके बाद भाई MN पे जो है तो ये धातु आयन है, धातु आयन की ये सांद्रता को बताता है। ठीक, धातु आयन की सांद्रता। तो बच्चों ये जो फार्मूला है, फार्मूले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है? इसके सिंबल का मतलब जो प्रतीक है इनका अर्थ। ठीक, किसके मतलब क्या होता है पूछा जाएगा। भाई नेरनस्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि फिनाल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों? ठीक है, फिनाल की प्रकृति अम्लीय होती है। अब क्यों होती है अम्लीय, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो भाई निर्नष्ट समीकरण तो समझ में आ गया बच्चों। देखिए फिनाल की प्रकृति बताएं तो अम्लीय क्यों होती है, पहले समझिए। फिनाल को अगर हम देखें बच्चों तो इसका भाई सैंपल अगर हम देखें तो किस तरह से बनता है बच्चों। ये हमें पता है कि अगर हम बेंजीन के वलय में जब OH समूह जोड़ देते हैं ये बन क्या जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्लियर। अब फिनॉल में होता क्या है भाई, यहां पर क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्यों होती है, कारण क्या है। देखिए बच्चों फिनाल के अंदर अगर हम बात करें तो जो इसमें OH समूह होता है, फिनाल में जो OH समूह होता है वो धन, क्योंकि फिनाल पे क्या होता है मतलब OH पे क्या होता है माइनस। भाई OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन है तो OH पे माइनस होता है, और ये जो माइनस वाला OH होता है ये धन विद्युतीय फेनिल समूह से, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फेनिल समूह। तो बच्चों फिनाल में जो OH होता है ये धन विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो धन विद्युतीय फेनिल समूह से
जुड़ा होता है। इसके कारण क्या है, इसका जो नेचर होता है वो अम्ल, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि जो अम्ल होता है, जो H धन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH ऋण आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो जिसमें इसमें OH समूह धन विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, जिसके कारण फिनाल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। बस इतना याद रखना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी का खा गा घा करके आएंगे, इसमें भी सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, चलिए 4 के का में है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों? क्या रीजन है कि भाई इसमें पूछ रहा है कि जो संक्रमण तत्व है वो रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम देखें पेरियोडिक टेबल में तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और बीच वाला D ब्लॉक है, और नीचे जो ये आपकी 36 पंक्तियां होती हैं ये क्या होता है? F ब्लॉक। तो कह रहा है कि जो D ब्लॉक है क्या होता है? इसी को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? कभी कभार पूछता है कि D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है? तो इसका कारण ये होता है कि भाई ये S तथा P ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, जिसके कारण क्या है, इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहां पर यह है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? तो अगर बच्चों संक्रमण तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे होते हैं, लेकिन ये जो डी उपकोष में भरते हैं तो इसमें ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण नहीं भरे होते हैं। जब आंशिक रूप से भरा होगा इलेक्ट्रॉन, बाहर से इसको जब भी कुछ मिलेगा वो फटाक से ले लेगा, उसको अवशोषित कर लेता है। तो होता क्या है कि भाई डी उपकोष में यानी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण भरे नहीं होते हैं। तो इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहे हैं, कोई भी इसमें धातु हो, तो इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, यानी इनमें भिन्न भिन्न रंगों को अवशोषित करने की इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, उस रंग को धारण कर लेते हैं और ये रंगीन दिखाई पड़ते हैं। संक्रमण तत्व में जितने भी इसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं, कोई लाल दिखाई पड़ेगा, कोई भूरा दिखाई पड़ेगा, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग का, मतलब ये होता है। कारण यही है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनमें इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात जब इस पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इनका अपना एक अलग रंग हो जाता है। यही कारण है कि ये जो है रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को संगत अल्कोहल में किस प्रकार अपचयित किया जा सकता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को, यह भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इसलिए हमने उठा लिया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को संगत अल्कोहल में किस प्रकार, देखिए कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी अल्कोहल में अपचयित करना है, तो भाई क्या करना होगा। देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल को संगत अल्कोहल में अगर क्या अपचयित करना है तो इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग से ही क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को 1 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल में। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करके कार्बोक्सिलिक अम्ल को 1 डिग्री अल्कोहल में अपचयित किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, अपचयित करते हैं। अगला क्वेश्चन कि उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाना है बच्चों। देखिए उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो उप सहसंयोजक यौगिक जैसे हम कोई ले लेते हैं K4FeCN6, तो हमने क्या किया, एक उप सहसंयोजक
यौगिक ले लिया। अब उपसहसंयोजक यौगिक में कौन क्या होता है बच्चों, ये बेहद जानना जरूरी है और हमने पहले भी बताया, वन शॉट में भी अच्छे से समझाया था। ये जो होता है आयन होता है। अगर जैसे ये धातु आयन है के भाई हमें पता है पोटेशियम पे प्लस आयन होता है, तो ये अगर धनायन है तो ये पूरा पोर्शन ऋण आयन होगा। तो जो बाहर होता है उसको क्या है, आयन बोला जाता है, धातु आयन। अब उसके बाद ये जो कोष्टक के अंदर है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। अब ये जो कोष्टक के अंदर होता है रसगुल्लों, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और ये जो नंबर होता है इसी नंबर को बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। इसी को उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। और ये जो कोष्टक के अंदर, इसको पूरा कोष्टक वाला पोर्शन, इसको परिसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिसर। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो नंबर है इसी को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। भाई हम परिभाषा अगर देना होगा तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर ये लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ा होता है, ये इसके किसके 6, ठीक है, जितने बंध के साथ जुड़ा होता है वो संख्या ही क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। क्या कहलाती है बच्चों, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे भाई कोई भी हम नंबर ले लेते हैं और जैसे K3 हो गया और यहां पर जैसे कोबाल्ट हो गया और उसके बाद यहां पर आप ले लेते हैं NH3 और 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही जो 5 हो जाएगा यही उपसह संयोजन संख्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया उपसह संयोजन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन क्या है, लिगेंड के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ा होता है उस संख्या को ही, उसकी संख्या को ही बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। आकृतीकरण होता है एक चीज, एक होता है विकृतीकरण। देखिए विकृतीकरण होता क्या है बच्चों, कि जब प्रोटीन को गर्म किया जाए, ठीक, यानी प्रोटीन को गर्म करने, या फिर हम कह लें बच्चों, या सांद्र अम्ल, या फिर बच्चों कोई सांद्र क्षार हो, सांद्र क्षार में मिलाया जाता है, जब मिला देंगे, यानी प्रोटीन को चाहे तो गर्म किया जाए, गर्म करें या फिर उसे किसी सांद्र एसिड में या फिर सांद्र बेस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उससे होता क्या है, तो प्रोटीन क्या होता है बच्चों, नष्ट होने लगता है। जो प्रोटीन का वलय है वो खत्म होने लगता है, यानी प्रोटीन नष्ट होने लगता है। नष्ट होने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से अस्तित्व गायब हो जाता है, नहीं, मतलब वो क्या है, क्षय होने लगता है। जब नष्ट होने लगता है तो इससे होता क्या है, इससे प्रोटीन अस्कंदित मतलब प्रोटीन मतलब क्या होता है, अविलेय होकर अस्कंदित हो जाता है, अस्कंदन का मतलब वो अलग से एक क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। अस्कंदन में होता क्या है, अस्कंदन में छोटे छोटे अणु मिल करके क्या है, एक बड़ा कण का निर्माण कर दे, तो यही प्रक्रिया तो अस्कंदन होती है। जैसे नदियां डेल्टा बनाती हैं, कैसे, उसमें छोटे छोटे रेत के जो मिट्टी के कण होते हैं ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होते एक टीला बन जाता है। जिसे भाई क्या है, चोट लग जाती है, जैसे कट गया ब्लेड वगैरह से, तो भाई उसमें क्या है, फिटकरी का प्रयोग करते हैं कि खून का जो बहाव है यानी खून का बहना बंद हो जाए। क्यों, क्योंकि जब फिटकरी को लगते हैं उसमें पोटेशियम और उसमें होता क्या है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम आयन होता है, वो ब्लड के साथ क्या रिएक्ट करके रक्त का मतलब ब्लड क्लोटिंग कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। तो सेम प्रक्रिया यहां पर भी होती है, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या फिर इसमें अगर हम इसको अम्ल या क्षार में मिलाएं तो होता क्या है कि वो नष्ट होने लगता है, इससे प्रोटीन अविलेय होकर के वो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण
कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये रहा प्रोटीन का विकृतीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ये है 4 के का। अब 4 में क्वेश्चन नंबर जो 4 में बच्चों सारे क्वेश्चन इसमें 3 नंबर वाले होंगे। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे और इस हिसाब से भाई 4 3 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 4 के का। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है कि एक लवण के देसी विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.80 सेमी हो तथा प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग सेमी है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वैद्युत रसायन चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, और ये कभी कभार तो 4-4 नंबर में पूछ लेता है। देखिए कह रहा है कि एक विलयन के देसी विलयन, एक लवण के देसी विलयन का प्रतिरोध, नीचे देख लेते हैं। आर का मान दिया है, आर का मान रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, तो 50 ओम दे रखा है। आगे दिया है भैया, क्या दिया बच्चों, आगे दिया है कि विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, यानी ये प्लेटों के बीच की दूरी को एल से दर्शाते हैं। एल का मान कितना दिया है, 1.80 सेंटीमीटर। आगे सवाल में देखिएगा कह रहा है कि प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो ए का मान दे रखा है बच्चों, कितना, 5.4 वर्ग सेमी, बोले तो सेमी स्क्वायर। ठीक, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता आपको निकालना है, लेम्डा इक्यू इक्वावेलेंट। ठीक, ये इक्यू निकालना है। तो बच्चों इक्यू का फार्मूला होता क्या है, इक्यू का फार्मूला होता है कि लेम्डा इक्यू बराबर के कप्पा होता है, कप्पा गुणे 1000 नीचे अपान में सी होता है या फिर एन। बट ध्यान देना बच्चों, यहां पर भाई सी का मान तो हमें नहीं पता है, सी का मान हम कैसे निकालेंगे, ओ दिया है, देखिए गौर से देखिए, ये कंफ्यूज करता सकता है। सी का मान देसी विलयन दे दिया है, देसी का मतलब होता है बच्चों 1/10, तो बहुत ही दिमाग लगाया है। चलिए देखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले हम के का मान निकाल लेते हैं। के क्या है, विशिष्ट चालकता है। के क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता के लिए फार्मूला क्या होता है, के बराबर L अपान आर ए। विशिष्ट चालकता ये के बराबर L अपान आर ए, ये फार्मूला हो जाता है। तो भाई यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज, विशिष्ट चालकता। तो के बराबर L का मान कितना है बच्चों, L का मान कितना है भाई, इसको C का मान 0.1 हम लिख सकते हैं, 1/10 का मतलब। ठीक है, इतना समझ लेना। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर L का मान कितना दिया है भैया, 1.8 अपान R का मान कितना दिया बच्चों, R का मान तो देखिए 50 ओम दे दिया है। और A का मान कितना दिया है, तो A का मान 5.4 दिया है, कितना, 5.4। तो भाई ये काट देते ना, 18 3 54 कट गया। तो K का मान कितना निकल कर आया बच्चों, K का मान 1/150। ठीक है, ये 1/150 आ गया। अब हमको निकालना है EQ, लेम्डा EQ निकालना। तो भाई फार्मूला तो देख रखा है, फार्मूला K का मान निकाल दिया 1/150, तो भाई 1/150 नीचे लिख देते हैं। अब उसके बाद यहां पर देखिएगा भाई, ऊपर तो 1000 है, तो भाई ये तो 1000 ऊपर लिख देते हैं, और नीचे ये C का मान, अच्छा C का मान तो दिया है भाई 0.1। अब 0.1 है तो भाई इसका एक अंक से अगर हम गुणा करा देंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, मतलब यहां पर बचेगा कितना बच्चों, ऊपर तो भाई 1000 हो गया, ऊपर 1000 ही है, नीचे केवल 15 आ गया है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये भाई 0.1 है, इसका गुणा कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर 15 के लिए तो ही बचेगा। अब इसको काट देते हैं ना भाई, कितना, ये 15 छक्के 90 हो गया। ठीक है, 10 बचा, फिर 15 छक्के 90, तो ये 66.6। तो लेम्डा EQ बराबर 66.6, ये साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक,
तुल्यांक, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक। अगर मोलर चालकता पूछता तो साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल होता, और मोलर चालकता में भी सेम फार्मूला, यहां पर वही, चाहे आप m लिख रखो चाहे सांद्रता नीचे रहेगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि टालन अभिकर्मक क्या है और इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का क्या करना है, समीकरण लिखना है। अब चलते हैं इसको देखते हैं बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक सबसे पहले जान लेते हैं कि टालन अभिकर्मक क्या है। तो बच्चों, अमोनियम मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को या के विलयन को ही कहते हैं टालन अभिकर्मक। मतलब इनका जब मिश्रण किया जाता है तो इसमें Ag2O बनता है प्रमुख रूप से, और यही कहलाता है टालन अभिकर्मक, यानी Ag2O को। तो बस सीधा सा लिखेंगे कि टालन अभिकर्मक क्या है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मतलब के विलेन को क्या कहते हैं टालन अभिकर्मक। अब टालन अभिकर्मक की कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है बच्चों। तो चलिए इधर देख लेते हैं भाई, क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला CHO और CHOH का यहां 4 हो जाएगा, और ये CH2OH, यही तो है। क्योंकि बच्चों ये लिखा क्या है, यही लिखा है C6H12O6, यही चीज लिखा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई कार्बन देखिए अगर यहाँ पे 4 है तो 6 हो गया, हाइड्रोजन भाई 4 दूना 8, ये हो गया 8, और 1 9 3 12 हो गया। आपका ऑक्सीजन भी देखते हैं तो वही 4 यहाँ है, 4 2 6, तो ये हो गया आपका क्या चीज, ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराना है, टालन अभिकर्मक, तो भाई Ag2O, इससे क्रिया कराएंगे Ag2O से, तो इससे जब क्रिया कराएंगे बनेगा क्या भाई, क्या बनेगा, तो ये बन जाता है ये वाला O भाई यहां पर आकर के बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH, बाकी CHOH, और उसके बाद ये तो 4 ही रहेगा, और CH2OH ये बन जाएगा। और साथ ही साथ अब ये जो Ag है ये 2Ag यानी इसका ये अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अगर हम नाम देखें बच्चों तो नाम क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं ये चीज। और ये जो है इसको बोलेंगे रजत दर्पण, रजत दर्पण, ठीक है, रजत दर्पण कहा जाता है। रजत, रजत का मतलब यहां सिल्वर है, चांदी है, और दर्पण देखिए रजत दर्पण इसको कहा जाता है क्योंकि सिल्वर को क्या है, चांदी को क्या कहते हैं, रजत कहते हैं। तो रजत दर्पण और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो है बच्चों क्या, टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक है, ठीक, टालन अभिकर्मक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ये तो हो गया, गा वाला है कि मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, कारण स्पष्ट करना है। देखिए अब ध्यान दो बच्चों, तो मेथिल एमीन, जो एमीन में मतलब नाइट्रोजन जो होता है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, मतलब उसमें उपस्थित होता है। मेथिल एमीन का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो ये CH3NH2 होगा, ये मेथिल एमीन है, और इधर NH3 होता है अमोनिया। तो भाई ये तो रहा अमोनिया, और ये तो रहा क्या, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन में ध्यान देना बच्चों, मेथिल एमीन में अगर हम ध्यान दें जो NH2 है ये भाई जुड़ा किससे है, तो ये CH3 से। अब CH3 ये भाई मेथिल एमीन में जो ये है मेथिल, ये जो मेथिल मूलक होता है, ये मेथिल जो मूलक है ये धनात्मक प्रभाव को रखता है। क्या होता है, धनात्मक। अब जब धनात्मक प्रभाव को रखता है तो धनात्मक प्रभाव रखने के कारण इसमें होता क्या है, जो एमीन होता है, एमीन में N परमाणु पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यह प्रोटॉन आसानी से ग्रहण कर लेती है, ठीक है, मेथिल जो एमीन है। ठीक, बस सीधा सा कारण, मतलब सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि मेथिल एमीन में जो मेथिल मूलक होता है, धनात्मक प्रभाव के कारण n परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण यह प्रोटॉन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, यही कारण है कि जो मेथिल एमीन है अमोनिया से अधिक क्षारकीय होता है, यानी ये क्या होता है कि ये भाई इसकी प्रकृति क्या होता है, इसके अमोनिया से अधिक क्षारकीय होती है। ठीक है, ये कारण हो गया। अब अगला क्वेश्चन, आर्हेनियस समीकरण दीजिए और इसका आरेख भी आपको प्राप्त करना है। देखिए आर्हेनियस समीकरण होता क्या है। आर्हेनियस समीकरण की अगर हम बात करें, आर्हेनियस समीकरण की, तो आर्हेनियस समीकरण होता है के वेग स्थिरांक, के बराबर होता है a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये आर्हेनियस समीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, आर्हेनियस समीकरण। बट यहां पे पूरा ग्राफ बनाना है। अब आर्हेनियस समीकरण होता है, अब ध्यान से समझिए, जहां पर के क्या है, वेग स्थिरांक, ए क्या है, आवृत्ति गुणांक, माइनस ई ए क्या है, तो ये इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है, गैस नियतांक, टी क्या है, परमताप। अब इसका पूरा ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेने पर अगर हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जब लॉग ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा दोनों पक्षों, ये लॉग के हो गया बराबर ये लॉग ए। अब उसके बाद यहां पर इनटू में ये ई के पावर क्या है, माइनस ई ए अपान आर टी है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर इनटू है तो लॉग एम गुणे एन ये दिख रहा है। लॉग एम गुणे एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर तो लॉग के ही रहेगा, बराबर इधर लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, क्योंकि लॉग एम गुणे एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम यानी लॉग ए प्लस लॉग एन यानी लॉग एन का मतलब यही पूरा ई के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी। अब यहां से भी एक फार्मूला दिख रहा है, अगर हम देखें लॉग एम की पावर अगर एन ऐसे कोई चीज लिखा हो तो एन आगे आ जाता है, ये हमको भी पता है बच्चों। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग के बराबर, ये हो जाएगा लॉग ए। अब उसके बाद प्लस का ये चीज इधर आएगा, तो भाई ये माइनस है तो ऐसा हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी, ये तो आगे आ जाएगा, फिर लॉग यहां पर ई बचेगा। अब लॉग बेस ई को हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में जब बदलेंगे तो ये बन जाएगा लॉग के बराबर ये हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपान ये 2.303 आर टी, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सही फॉर्म में जब लिख देते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के, तो ये हो जाएगा लॉग के बराबर ये जो चीज है बच्चों, हम इसको पहले क्या करते हैं, कहां गया भाई, हाँ इसको बाहर मतलब पहले रख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का ई ए अपान ये आर लिख लेते हैं, इतना चीज माइनस सॉरी नीचे कितना है, ये 2.303 है, उसके बाद ये आर है, y बराबर ये m, अब उसके बाद ये पूरा है इनटू का 1 अपान टी, इसको अलग कर देते हैं, और प्लस का ये जो चीज है log a, ये अपना पड़ा है। अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस c से, ठीक है, ये सरल रेखा का जो समीकरण है इससे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो भाई जो y होता है, अगर इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से समझिए, तो ये x अक्ष है, ये y है, तो y के स्थान पर क्या है, तो इधर है बच्चों आपका log k, ये y हो गया। y बराबर इतना समझ में आ गया, y बराबर अब m क्या होता है, तो m आपका ये ढलान होगा, तो m क्या है, तो m की जगह पर पूरा का पूरा ये वैल्यू है बच्चों, ये तो पूरा का पूरा ये वैल्यू हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ई ए अपान 2.303
आर, y बराबर एम एक्स, एक्स क्या है तो x ये अच्छा है, तो इसके स्थान पे 1 अपान क्या हो गया, ये t हो गया। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी, अब c क्या होता है, c अंतःखंड को दर्शाता है, तो भाई c बराबर क्या हो जाएगा, तो c ये अंतःखंड को बताएगा। अब c का जो मान हो जाएगा वो तो क्या है, यही है, यानी ये log a ये अंतःखंड को बताएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब की बार ये नया टॉपिक जुड़ा है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, ये चीज है। अगर ये आपका 2 नंबर वाले में आ गया तो पूरा केवल इतना लिखना है और इसका सिंबल कि के क्या है, वेग स्थिरांक, ए क्या है, आवृत्ति गुणांक, ई क्या मतलब ई के पावर ये माइनस ई, ए क्या है सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक, टी क्या है परमताप। बाकी अगर आ गया बच्चों इसका पूरा लघु गणितीय रूप या फिर आरेख करेगा तो ये आपको पूरा बनाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया कि किस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले होंगे, 4 नंबर वाले होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, मोस्ट इंपोर्टेंट है वही भी, इसको कल ही करवाया है डेरिवेशन, देख लेना जो है ना 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया है उसमें ये है। ठीक, यानी वेग स्थिरांक के लिए जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होते हैं ना, क्या होता है बच्चों, तो वही फार्मूला होता है ना, के बराबर वही भी जो देखा 0.303 बटे यहां पर टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, यही मतलब क्या करना है, इसी का आपका सूत्र प्राप्त करना है, तो इसका पूरा निगमन। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा दीजिए और एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक 100.5 अंश सेल्सियस है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों यहां पर पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक मतलब क्वथनांक में सीधी सी बात कि जब किसी विलायक में जैसे जल हो गया उसमें कोई अवाष्पशील कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो इससे क्वथनांक में जो वृद्धि होती है किसके, विलायक के, तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है बच्चों वही होता है क्वथनांक में उन्नयन, और इसको डेल्टा टीबी से दर्शाया जाता है। सब वैल्यू लिख लेते हैं, कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम मात्रा, तो भाई डब्ल्यू का मान तो कितना दे दिया है 3 ग्राम, 3 ग्राम ये मात्रा दे रखा है बच्चों। आगे कह रहा है 50 ग्राम जल में घुला है, तो जल क्या है विलायक, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, तो भाई कितना दिया है 50 ग्राम। आगे चलते हैं बच्चों, बोल रहा है कि इसका क्वथनांक कितना है, देखिए क्वथनांक दिया है, अगर क्वथनांक में वृद्धि दिया होता तो वो डायरेक्टली 0.5 2 0.51 0.53 कुछ भी ऐसा देता, लेकिन यहां पर हमको निकालना पड़ेगा क्वथनांक यानी डेल्टा डी टीबी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये दिया है 100.5 इतना दिया है और माइनस का हम अगर इसमें 100 माइनस कर देंगे तो इसलिए निकल जाएगा। अब उसके बाद पदार्थ के अणुभार की गणना करना। 1 मिनट बच्चों, यहां पर डेल्टा टीबी मतलब केबी नहीं दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक देख लेते हैं सवाल में थोड़ा, 1 मिनट। ओ भाई इसमें कोष्टक में दिया है, इसमें भूल गए हम रखना है, यहां पर दिया है बच्चों केबी, केबी का मान 0.51 दिया है और यहां पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पर 1 है, ये चीज है ना, सवाल थोड़ा सही हो गई, ये मतलब ये 5 1 है, इतना घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 0.51 इतना। अब एक चीज ध्यान देना, सवाल में जब भी डायरेक्टली ऐसा कुछ दिया रहेगा 0.32 ऐसा कुछ जिसके इसके पहले करवाए थे तो डायरेक्ट हम यही रखेंगे, लेकिन अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर दे देता है बच्चों तो हम उतने में से 100 घटाएंगे तब लगाएंगे, क्लियर। और उसके बाद ये दे दिया है आपका किसका मान, केबी का मान, केबी का मान दे दिया है भाई, कितना दिया है तो केबी का मान 0.51 ये भी दे दिया है। अब इसको लगाएंगे भाई डायरेक्टली, फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बच्चों 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है।
ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से क्या करेंगे, इसका निपटारा हम करेंगे। ठीक है भाई, m चाहिए, हम जब m यहां ले जाएंगे, जब m यहां हो जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा, तो ये फार्मूला हम पक्षांतर करके कुछ हिस्सा ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे W हो गया, ये डेल्टा TB हो गया, और गुणे कैपिटल W। मान रख देते हैं बच्चों 1000 गुणे KB का मान 0.51 गुणे W का मान 3 ग्राम है, डेल्टा TB इसका मान भी 0.51 है, और कैपिटल W का मान कितना दिया, 50 ग्राम दिया है। ठीक है, ये चीज दिया है। अब भाई कटने वाली चीजें 0.51 कट गया है ना बच्चों, 50 दूना 100 कट गया, यहां पे कितना बचा, 20 बच गया, ये 20 तिहाई 60, m बराबर कितना हो गया, तो 60, m बराबर 60 आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइडों के प्रतिस्थापन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर पूछता है आपके हेलो एल्केन चैप्टर से। ठीक, एल्किल यहां पे है तो एल्की के लिखा है, एल्किल हाइलाइडों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें नाभिक रागी विरागी दोनों पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन शॉट वाला अगर आपके पास टाइम होगा तो देख लेना, उसमें करवाया है। और नेक्स्ट है कि भाई प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करना है, तो भाई यहाँ इतना जगह है नहीं कि उसको डिटेल्स में समझा जाए एक बार। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको बस दोहरा लेना, यही हम कहेंगे। ये 5 नंबर वाले में सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले। अब इसके बाद आपका शुरू होता है बच्चों 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 में का और खा करके आएगा, 7वें में का और खा करके आएगा। 6 में आपका का और में भी अथवा रहेगा, खा वाले में भी अथवा करके रहेगा। इसी तरह 7 में भी का में अथवा करके, खा में भी अथवा, यानी 4 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले, 5 चौके 20। तो यहां से भी आपके काफी क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आपका क्या होगा, सेकंड वाले बुक से ही होता है इसमें ज्यादातर। और सेकंड में है क्या, तो भाई पूरी टिप्पणी है या प्रयोगशाला विधियां हैं। तो जैसे 6 के काम में दिया है भाई कि निम्नलिखित अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, जैसे रोजेन मुंड अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, सैंडमारे अपक्रिया। अथवा में जैसे दे दिया है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है और इसकी निम्नलिखित के साथ अपक्रिया, यानी CaCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया और उसके बाद PCl5। ठीक है, तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराना है। ठीक, देखिए बच्चों जितनी रिएक्शन है इनको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और बाकी अगर आप इस वीडियो में, आपको नहीं भटकना पड़ेगा, जितने परीक्षण है, चाहे वो टायलन अभिकर्मक हो, फेहलिन विलयन हो, ल्यूकास परीक्षण हो, मॉलिस परीक्षण हो, उसके लिए कहीं भटकना नहीं है। इसके पहले भी वीडियो में देने के लिए बोले थे कि हम डाल देंगे, हमने भूल गए। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों जितने आपके नेमिंग रिएक्शन है 10 से 12, ज्यादा नहीं बताएंगे, 10 से 12 बस, उतने में काम चल जाएगा। वो एक बार अच्छे से देख लेना, और जितने आपके परीक्षण हैं वो अच्छे से देख लेना, और प्रयोगशाला विधियां सब इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दे रहे हैं। आज की रात ये काम करना है कि एक बार उनको जरूर देख लेना, ये सब सॉलिड वाले आपके टॉपिक हैं। ठीक है, अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और साथ ही जितने नियम हैं, जैसे पहले वाले में फर्स्ट केमिस्ट्री में जितने नियम हैं, चाहे वो वही आपका राउल्ट का नियम हो, उसके बाद चाहे आपका हम बात करें उधर हेनरी का नियम हो, चाहे वान हाफ गुणांक हो, कोलराउस का नियम हो, सब उसी में डाल दे रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहीं नहीं जाना, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगला क्वेश्चन बच्चों, जैसे खा में देखिए भाई, खा में आपका एक होगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण लिखना है, जैसे एसिटामाइड से मेथिलेमीन, प्रोपेनोइक अम्ल से एथिलेमीन, या फिर एथिलेमीन से मेथिलेमीन, या फिर एनिलीन से एसिटेनिलाइड, ये होगा। और अथवा में हालांकि आपके पास ऑप्शन होगा, आपको परेशान नहीं होना है, ऑप्शन रहेगा। ये नहीं कर पाते हो, दूसरा रहेगा, कर लोगे, वो तो 100% कर लोगे। जैसे संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखना है। ये भी हमने बच्चों वन शॉट, जो आपका उपसार संयोजक, उसमें एक चीज ध्यान देना, उसमें एक वर्नर सिद्धांत, ठीक, वर्णन सिद्धांत हो गया, और एक संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। अब जैसे 7वें में, तो 7वें में आपका जैसे भाई दिया है 7 के काम में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है और इसका उपयोग और रासायनिक परीक्षण, ठीक है, रासायनिक परीक्षण वगैरह लिखना है। अथवा में जैसे कि डाई एथिल
ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है और इससे संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। तो ये सब आपके 5 नंबर वाले होंगे। और जैसे अथवा में भाई खा में दे देगा कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, जैसे फेलिंग विलियन, गाटरमांच कोच अभिक्रिया, एंडोल्ड संगनल, क्लीमेंसन अपचयन या फिर इटार्ड अभिक्रिया, सबको करवाया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, ये सब वीडियो देख लेना। ठीक, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बस एक बार अच्छे से रिएक्शन। अथवा में भाई कारण स्पष्ट करना है, जैसे आपका कारण वाला क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो ये रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, ताकि ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण जब ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म का, तो एक खतरनाक, ये बनाता क्या है, तो ये बहुत ही खतरनाक विषैला पदार्थ बना देता है, तो भाई इससे विस्फोट हो जाता है। दूसरा, संकरण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इसके पहले भी देखा है। और एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। और ईथर को रंगीन, ईथर नहीं है ईथर को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, इसको भी। तो ये सबके सब कारण वाले तो हमने बताया बच्चों, आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व वाले में ही ज्यादातर कारण है। ठीक है, तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का पैकेज होगा। आपको सबसे ज्यादा बच्चों लॉन्ग वाले जो हैं, एक बार अच्छे से जितनी प्रयोगशाला विधियां हैं उनको फोकस कर लेना है, जितने नियम हैं उनको फोकस कर लेना है, और साथ ही साथ आपके जितने क्या कहते हैं इसमें परीक्षण है उनको देख लेना है। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, अब भाई आज के बाद तो बड़ा अंदर से धक धक हो रहा है। ठीक है, खैर आप लोग पेपर अच्छे से दे करके आइए, बढ़िया तरीके से, हमारी यही विशेष है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।